और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा 11वें प्रयास में 10वीं पास की भी है। बिहार के शेखपुरा और बेगूसराय में कुछ स्कूली बच्चों के बेहोश होने का मामला सामने आया। बताया गया कि ज्यादा गर्मी की वजह से ऐसा हुआ। ये घटना सामने आने के बाद इन छात्रों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राज्य में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, उसके चलते ये लोगों बच्चे को बेहोशी का चक्कर आना, बहुत ज्यादा बच्चे गिर गए बेहोश होकर गर्मी की वजह से। गर्मी के कारण इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं, उनको मॉनिटरिंग करने के लिए जितने भी हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है। पंजाब के होशियारपुर से कांग्रेस उम्मीदवार यामिनी घूमर के साथ चुनाव प्रचार के दौरान एक अलग वाकया हुआ। दरअसल उन्हें एक सभा में एक बुजुर्ग ने आशीर्वाद के तौर पर 10 रुपए दिए। इसके बाद कई लोगों ने उन्हें अपनी चुन्नी आगे करने को कहा और फिर रुपयों की छड़ी लगा दी। ये सब देख यामिनी घूमर काफी भावुक हो गई। किसी ने आके क्या कि बीबी हुण अपनी झोली खोलना, ये बच्चों का प्यार, लोगों का प्यार, बुजुर्गों का प्यार तेनों मिलन वाले। महाराष्ट्र के बीड़ में एक युवक ने 11वें प्रयास में 10वीं की परीक्षा पास कर ली। इसके बाद उसके परिवार और गांव वालों ने जश्न मनाया। कृष्णा की कामयाबी पर सभी लोग काफी खुश हैं। कृष्णा के पिता एक श्रमिक हैं और वो चाहते थे कि कृष्णा किसी तरह 10वीं पास करे। उन्होंने कृष्णा से कहा था कि अगर वो फेल भी हो जाए तो कोई बात नहीं, जब तक पास नहीं हो जाओ तब तक परीक्षा देते रहो। यूपी के बुलंदशहर में नरौरा गंगा घाट पर एक 10 फीट का मगरमच्छ नहर से बाहर निकल आया। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। इस वायरल वीडियो में भी दिख रहा है कि खुद मगरमच्छ ने भी रेलिंग से नहर की ओर जाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जा पाया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस और वन विभाग की टीम को मौके पर बुलाया, फिर दोबारा उसे गंगा नहर में छोड़ दिया। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर के खेल में फंसे फ्लैट के खरीदारों से जुड़ी हुई है। जी हाँ, नोएडा अथॉरिटी ने डिफॉल्टर बिल्डर्स पर कानून का डंडा चला दिया है। नोएडा के सभी डिफॉल्टर बिल्डरों से हजारों करोड़ रुपए के बकाये की रकम वसूली के लिए सोसाइटियों में बैनर चस्पा कर रही है, जिससे कि वहां रहने वालों की मुसीबतें बढ़ गई है। इन बिल्डरों ने बड़े बड़े दावे करके नोएडा में लाखों फ्लैट बायर्स को सपने बेचे हैं। नोएडा के बिल्डरों ने जो वादे किए थे उनमें से एक भी वादा ज्यादातर बिल्डरों ने पूरा नहीं किया। इसके साथ ही सवाल नोएडा अथॉरिटी पर भी है, क्योंकि इतना वक्त बीत जाने के बाद अथॉरिटी की नींद क्यों टूटी। ऐसे में नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर्स की साठगांठ से खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। हमने बिल्डर को 100% पैसे दे रखे हैं। हमारी तरफ बिल्डर का कोई बकाया नहीं है। टोटल प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है। बिल्डर्स यहाँ से भागा हुआ है। आज की डेट में कोई बिल्डर का नाम पर नहीं है। बिल्डर ने ही कराने हैं क्योंकि उसने सारा प्रोजेक्ट जो है वो अधूरा छोड़ के चला गया है। जब तक एसटी नहीं होती है ब्रदर, हमारे ऊपर भी डंगल सोन वायरस कि कभी भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। इफ्तिखार आरिफ अपने इस शेर में मन में पलने वाले सपनों के घर का जिक्र कर रहे हैं और नोएडा की तमाम हाउसिंग सोसाइटीज में रहने वाले लोगों का बिल्कुल यही हाल है, जिनके फ्लैट्स की अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश का शो विंडो नोएडा को कहा जाता है। यहाँ पर घर खरीदने का सपना सबका होता है। नोएडा में हजारों लोगों को अपने घर का सपना दिखाकर बिल्डर्स ने करोड़ों रुपए कमाए। कई लोगों ने खून पसीने की कमाई से घर खरीद भी लिया, लेकिन उनके घर की रजिस्ट्री नहीं हो रही है। हमने सारा पैसा दे दिया, इंक्लूडिंग ऑल एमिनिटीज। सोसाइटी के अंदर कोई एमिनिटीज प्रोवाइड नहीं की गई है। न तो कोई यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर है, न यहाँ पर कोई स्विमिंग पूल है। यहाँ पर किसी नाम पे कोई चीज नहीं है।
पानी यहाँ नहीं है, बिजली की डेली परेशानी है, रोजाना पुलिस वाले यहाँ पर आते हैं, रात को झगड़े होते हैं, लाइट 2-2 मिनट में फ्लक्चुएट करती है, कोई फंक्शन नहीं है। नोएडा में हजारों लोग ऐसे हैं जिन्हें अपना घर लेना आज भी सपने जैसा है। वहीं हजारों लोग ऐसे भी हैं जो नोएडा में घर लेकर भी परेशान हैं। इन दिनों नोएडा अथॉरिटी के एक नोटिस ने हजारों फ्लैट मालिकों की नींद उड़ा रखी है। नोएडा अथॉरिटी अब बकायेदार बिल्डरों के खिलाफ सख्त होती दिखाई पड़ रही है। लगातार कई ऐसे बिल्डर्स थे जो नोएडा अथॉरिटी का बकाया नहीं चुका रहे थे। अथॉरिटी ने कई बार उनको नोटिस जारी किया और उसके बाद एक स्कीम के तहत उनको ये भी ऑफर किया कि जो बकाया है आप उसका सिर्फ 25% जमा कर दीजिए, आगे आप पैसा इंस्टॉलमेंट में देते रहिएगा। लेकिन कई बिल्डर्स ऐसे थे जो कि इस योजना का लाभ लेने भी आगे नहीं आए। ऐसे में अथॉरिटी के पास अब कोई चारा नहीं बचता सिवाय इसके कि वो उन बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई करे। अथॉरिटी ने एक बैनर नोएडा की कुछ सोसाइटी में चस्पा कर दिया है जिसमें बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई का जिक्र है और बैनर पर लिखी ये सूचना जन सामान्य के लिए है। इस बैनर में साफ साफ लिखा है कि बिल्डर के खिलाफ 111 करोड़ से ज्यादा की लेनदारी है और अगर ये रकम नहीं चुकाई गई तो नोएडा अथॉरिटी उसके खिलाफ एक्शन लेगी। इस बैनर में इकोसिटी का जिक्र है और मेसर्स गार्डेनिया इंडिया लिमिटेड का नाम भी लिखा है। इसी बैनर ने फ्लैट मालिकों की नींद उड़ा रखी है। लोगों के मन में ये डर है कि कहीं उनका फ्लैट खतरे में तो नहीं है। हमारे जो पैसे हैं वो बिल्डर पूरी तरह खा गया है और उसने इधर उधर कर दिए हैं। तो और अथॉरिटी तो अपने पैसे लेगी ही क्योंकि उसका तो पैसा है। तो इसलिए अथॉरिटी ने वहाँ पर नोटिस लगाया है कि भाई जो अभी एक बायर की क्या प्रॉब्लम है इस नोटिस को लेकर? बायर की प्रॉब्लम यह है कि हमें आशंका है कि कहीं हमारे ऊपर गाज न गिरे, क्योंकि बिल्डर ने न तो हमारा पूरा काम किया है, फायर फाइटिंग का कोई काम नहीं हुआ है, पानी वाटर और ड्रेनेज उसका कोई काम नहीं हुआ है। हम लोग यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं बोरिंग के उससे, इसने बोरिंग करवा दिया है, उसके पानी से गुजारा कर रहे हैं। वहीं इस बैनर को लेकर नोएडा अथॉरिटी का कहना है कि ये नोटिस उन बिल्डर्स को दिया गया है जिन्होंने अमिताभ कांत कमेटी की सिफारिश के बाद भी अथॉरिटी को 25% धनराशि जमा नहीं कराई और न ही इसके लिए सहमति दी है। हालांकि अथॉरिटी ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि ऐसे नोटिस से किसी भी फ्लैट मालिक को घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा टोटल 57 बिल्डर्स है जिनके लिए ड्यूज का डिमांड गया हुआ है। अभी तक 37 बिल्डर्स कंसेंट दे दिया और जो गवर्नमेंट का आदेश है उसके अगेंस्ट 25% जमा भी हो गया है। और जिनका पैसा जमा हुआ उन लोगों का रजिस्ट्री का काम शुरू हुआ है और बाकी 20 बिल्डर्स ऐसे अभी तक कंसेंट नहीं दिया, ना पैसा जमा नहीं किया। और जिन्होंने कंसेंट भी जमा दिया है उसमें कुछ लोग अभी तक पैसा जमा नहीं किया है। तो इन बिल्डर्स का अपार्टमेंट्स में जहाँ पे बिल्डिंग्स है वहाँ पर हम लोग नोटिस चस्पा रहे हैं कि डिमांड कितना है ताकि वो लोग जल्दी डिमांड जमा करें यहाँ पर। इससे जो वहाँ होम बायर्स रह रहे हैं उनके लिए कोई खतरा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वहीं अब ये जानना भी जरूरी है कि ये पूरा मामला कैसे सामने आया। तो नोएडा अथॉरिटी ने ऐसे 57 बिल्डर को नोटिस थमाया था जिनका बकाया था। इसमें करीब 37 बिल्डर्स ने सहमति दे दी और जिन बिल्डर्स ने 25% भुगतान किया उनके यहाँ रजिस्ट्री का काम भी शुरू हो गया। लेकिन कई बिल्डर ऐसे हैं जिन्होंने ना तो नोटिस का जवाब दिया और ना मीटिंग में आए। अब ऐसे ही बिल्डर के खिलाफ अथॉरिटी एक्शन ले रही है। प्रॉब्लम की सॉल्यूशन का हल तो यही है कि बिल्डर सामने आए, काम पूरा करे और अथॉरिटी के पैसे दे और प्रोजेक्ट कंप्लीट करके और हमारी ओसी लेके रजिस्ट्री करवाए। ऐसे में सवाल है कि सालों साल अथॉरिटी के अधिकारी गहरी नींद में सो रहे थे और अचानक जब उनकी नींद टूटी तो बिल्डरों के खिलाफ नोटिस जारी करना शुरू कर दिया। वहीं उससे बड़ा सवाल ये है कि अथॉरिटी और बिल्डर्स की सांठगांठ में आम खरीदार क्यों पिस रहा है। नोएडा में बिल्डरों के ऊपर करोड़ों रुपए बकाया है, जिसकी वजह से न केवल अथॉरिटी को नुकसान होता है बल्कि खरीदारों के फ्लैट की रजिस्ट्री का रास्ता भी नहीं खुल पा रहा है। लिहाजा नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर्स की सांठगांठ से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं।
नोएडा से मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे। हम आपको ये भी बता दें कि जीएनटी की खबर का बड़ा असर हुआ है। इस खबर को जब हमने दिखाया तो नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों की नींद टूटी और उन्होंने अपने बैनर सोसाइटी से हटा लिए, जिससे कि सोसाइटी में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है। देखिए हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया की ये रिपोर्ट। गुड न्यूज टुडे की खबर का बड़ा असर हुआ है। हमने कुछ ही देर पहले ये रिपोर्ट की थी कि कैसे इस सोसाइटी के ऊपर अथॉरिटी ने बाकायदा नोटिस लगा दिया है कि वो बिल्डर्स पर जो पैसा बकाया है उसे वसूल करेगा, और साथ ही साथ अगर बिल्डर से पैसा नहीं मिलता है तो जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो अनयूज प्रॉपर्टी है, उस पर अथॉरिटी वापस से कब्जा करने की कोशिश करेगी। हालांकि इसका बायर से सीधा मतलब नहीं था, लेकिन क्योंकि अब इस सोसाइटी को सिर्फ बायर से संभालते हैं, इसलिए बायर्स बहुत चिंतित थे। हमने बायर्स की चिंता दिखाई और कुछ ही देर बाद देखिए अथॉरिटी से कुछ लोग आए और यहाँ पर बकायदा बैनर के रूप में जो नोटिस लगाया गया था उस नोटिस को वो हटाकर अपने साथ ले गए हैं। सर, आप यहाँ पर थे उस समय, कितने बजे वो लोग आए थे और क्या कुछ किया यहाँ पर? यहाँ पर वो करीब 1 घंटा पहले आए थे और अपना यहाँ बैनर सारे निकाल के ले गए और पूछने पे उन्होंने बताया कि हम नोएडा अथॉरिटी से आए हैं। बिहार में गर्मी की वजह से स्कूल 8 जून तक बंद, तो दिल्ली में पारा 52 के पार। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। दिल्ली समेत उत्तर भारत में तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। हालांकि भीषण गर्मी के बीच राहत भरा मौसम भी देखने को मिला। राजधानी में दिन में तापमान पहली बार 52 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, लेकिन फिर शाम होते होते आसमान में बादल छा गए और दिल्ली एनसीआर में कुछ जगहों पर बारिश भी हुई। इस बारिश से मौसम थोड़ा खुशनुमा हो गया। देश में भीषण गर्मी को देखते हुए कुछ राहत भरे फैसले लिए गए। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक आदेश जारी किया। इसके मुताबिक राजधानी में दोपहर 12 से 3 बजे तक मजदूरों को छुट्टी मिलेगी और वेतन में भी कटौती नहीं होगी। कर्नाटक में यौन शोषण के आरोपों में घिरे सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये बात खुद राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कही। इससे पहले रेवन्ना ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि वे 31 मई को एसआईटी के सामने पेश होंगे। रेवन्ना फिलहाल विदेश में हैं। लोकसभा चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी एक अलग अंदाज में नजर आई। दरअसल वो दक्षिण 24 परगना में रैली करने पहुंची थी, जहां वो मंच पर कुछ महिलाओं के साथ थिरक पड़ी। तमिलनाडु के नीलगिरी में 30 फीट गहरे कुएं में गिरे एक हाथी के बच्चे को किसी तरह बचा लिया गया। वन विभाग, सुरक्षा बल और पुलिस का यह ऑपरेशन करीब 6 घंटे तक चला। फिर वहां खुदाई कर इस हाथी के बच्चे को बाहर निकाला गया। आज 71वां एवरेस्ट डे है, जिसको लेकर नेपाल समेत कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। हालांकि हाल में माउंट एवरेस्ट पर भीड़ का वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। इसमें कई पर्वतारोहियों की लंबी कतार शिखर के पास नजर आ रही है। सैकड़ों पर्वतारोही रस्सी के सहारे एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश में हांफते और धीरे धीरे ऊपर सिरकते दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे एवरेस्ट पर ट्रैफिक जाम हो गया हो। वैसे इसी सीजन में वहां हुए हादसों से अब तक 8 पर्वतारोही अपनी जान भी गंवा चुके हैं, जिनमें भारतीय भी शामिल हैं। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब 2 जून को तिहाड़ जेल में रोटी तोड़ेंगे। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके 7 दिनों की मोहलत मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने उनकी याचिका को अस्वीकार कर दिया। इस पर बीजेपी ने केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा और कहा कि चुनाव प्रचार के लिए वो स्वस्थ हैं और जेल जाने पर बीमारी का बहाना बना रहे हैं। वहीं केजरीवाल ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार उनके खिलाफ साजिश कर रही है। मान लीजिए कोई सीरियस बीमारी है और जब पता चले काफी लेट और वो स्टेज 2, स्टेज 3 हो जाए तो वो जान के लिए खतरा पैदा हो सकता है। अरविंद केजरीवाल की नौटंकी फिर चालू हो गई। इस तानाशाही के खिलाफ अगर मुझे 100 बार भी जेल जाना पड़े अपने देश को बचाने के लिए, मैं उसमें अपना गौरव महसूस करूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 जून को रोटी जेल में ही खाएंगे। अब ये लगभग तय है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत बढ़ाने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि वो सामान्य जमानत के लिए निचली अदालत जा सकते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती।
केजरीवाल चाहते थे कि 2 जून के बाद भी उन्हें जेल न जाना पड़े, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से 7 दिन की मोहलत की गुहार लगाई थी, पर ऐसा हुआ नहीं। दिल्ली में प्रचार खत्म हो चुका है, बाकी देश में भी प्रचार आखिरी चरण में है। अब जब जमानत की मोहलत खत्म होने वाली है, तो केजरीवाल को खुद की जान पर खतरा दिख रहा है। जब मैं जेल में गया था तो मेरा वजन 70 किलो था। आज मेरा वजन 63 से 64 किलो है। 1 महीने में 6 से 7 किलो वजन अनएक्सप्लेन्ड रीजन की वजह से अगर कम हो जाए तो अंदर शरीर में कोई सीरियस बीमारी हो सकती है। पर आप प्रचार तो कर रहे हैं। प्रचार करने का टाइम मिला है, मुझे 21 दिन मिले हैं। प्रचार करने के बाद मैंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा था और मेरे यूरिन के अंदर मैंने अभी टेस्ट कराया था, कीटोन लेवल्स काफी हाई आए हैं। तो 1 हफ्ते का मैंने टाइम मांगा था कि अगर मैं मान लीजिए कोई सीरियस बीमारी है और जब पता चले काफी लेट और वो स्टेज 2 स्टेज 3 हो जाए तो वो जान के लिए खतरा पैदा हो सकता है। केजरीवाल की याचिका खारिज हुई तो बीजेपी को भी मौका मिला। बीजेपी ने सवाल पूछा कि अगर सेहत इतनी खराब है तो फिर वो इस प्रचंड धूप में प्रचार कैसे कर पा रहे हैं। उनका चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ। झूठ बोलने में माहिर अरविंद केजरीवाल जी, ये बहुत स्पष्ट दिखता है कि भरी 47 डिग्री टेम्परेचर में वो रोड शो तो कर सकते हैं लेकिन तबीयत खराब का बहाना करके बेल मांगते हैं। तो मुझे लगता है मीडिया ने भी दिखाया, कोर्ट ने भी दिखाया और ये सबके सामने आया है। अरविंद केजरीवाल जी के इस इश्यू में जिस मानदंड के ऊपर उनको बेल मिला, वही यार्ड स्टिक के आधार पर, वही मानदंड के आधार पर हेमंत सोरेन जी को नहीं मिला। ठीक है, बेल का समय खत्म होने के बाद केजरीवाल जी वापस जेल जाएंगे और इस बार केस प्रूव होने के बाद लालू जी जैसे वो भी पॉलिटिक्स से बाहर हो जाएंगे। केजरीवाल की कोशिश है कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं उसका असर उनकी छवि पर ना पड़े, इसलिए बार बार वो अपनी ईमानदारी की कस्में खा रहे हैं। आम आदमी पार्टी बनी थी देश के लिए। आज जो मनीष सिसोदिया चोर नहीं है, उसको 1.5 साल से जेल में क्यों डाला है मोदी जी ने? क्योंकि मनीष सिसोदिया अच्छे स्कूल बनाता है, मोदी जी नहीं बना सकते। सत्येंद्र जैन चोर नहीं है, उसको क्यों डाला है जेल में? सत्येंद्र जैन मोहल्ला क्लिनिक बनाता है, मोदी जी नहीं बना सकते। मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार है ही नहीं। हम लोगों को जेल में इसलिए डाला क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं वो मोदी जी नहीं कर सकते। इस साल मार्च महीने में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद कई दिनों तक वे तिहाड़ जेल में रहे। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। उन्हें 2 जून को सरेंडर करना है। इसे टालने की उन्होंने बहुत कोशिश की। जनता की अदालत में भावुक अपील से लेकर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी अपील तक की, पर फिलहाल अदालत से कम राहत की उम्मीद नहीं दिख रही है और जनता के दिल की बात 4 जून को सामने आ ही जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबर होती है और उसका सीधा रिश्ता आपकी जेब, आपकी आमदनी से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 668 अंक गिरकर 74,503 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 183 अंक लुढ़का, ये 22,705 पर खिसक गया। चांदी की कीमतों में उछाल जारी है। दिल्ली में चांदी ने 97,000 का आंकड़ा पार कर लिया। बुधवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 250 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 73,200 रुपए हुई। वहीं चांदी 1,150 रुपए महंगी हुई। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 97,100 रुपए पर पहुंची। खबर है कि किया मोटर्स साल 2026 तक भारतीय बाजार में 4 नई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करेगी। कंपनी किया EV9, EV3 और कैरेंस EV को भारत में लॉन्च करने की तैयारी में है। वहीं भारत में पहले से मौजूद इलेक्ट्रिक कार EV6 का फेसलिफ्ट मॉडल भी लाएगी।
इंडिगो में सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर आई। अब इंडिगो ने एक नई सुविधा शुरू की है जिससे फीमेल पैसेंजर जान सकेंगी कि उनके साथ सफर करने वाली अन्य महिला यात्रियों ने कौन कौन सी सीट प्री बुक की है और इसके बाद वो अपने कंफर्ट के हिसाब से अपनी सीट चुन सकेंगी। इससे उन महिलाओं को सफर में आसानी होगी जो अक्सर अकेले सफर करती हैं। और आइए अब रुक कर लेते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। तो प्रगति मार्ग में आज बात करेंगे उस रोबोटिक हैंड की जिसने मुंबई के महेंद्र पितले की जिंदगी आसान कर दी। 2006 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के पीड़ित महेंद्र पितले को करीब 19 साल बाद नई जिंदगी मिली है। दरअसल उन्होंने तब अपना बायां हाथ गंवा दिया था, लेकिन अब एक कंपनी की पहल के बाद उनकी जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आई है। इस रोबोटिक हैंड में अलग अलग सेंसर लगे हैं जिससे कि रोजमर्रा के काम में आसानी होती है और इसे आसानी से मोबाइल चार्जर से भी चार्ज किया जा सकता है। खास बात यह भी है कि ये पूरी तरह से कंट्रोल दिमाग के पास होता है। एक्चुअली एथर बायोमेडिकल कंपनी है, उन्होंने मुझे हैंड दे दिया है यूज करने के लिए। ये आज के तारीख में देश में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म है जो मुझे उनकी तरफ से मिला है। और जो काम मैं पहले नहीं कर सकता था, आज मुझे ये हाथ से पॉसिबल हो रहा है। मैं मेरी रॉयल एनफील्ड बाइक है 200 kg है, आप समझ सकते हैं कि इससे उसका वेट मैं ले सक रहा हूँ और आज की तारीख में भी मैं बाइक चला रहा हूँ ये हाथ से। और रोजमर्रा के काम तो हम लोग जो करते हैं, एक सपोर्टिव हैंड मुझे मिल गया तो मुझे ऐसा लगता है नहीं कि आज मैं हैंडीकैप हूँ या मुझे हैंड नहीं है। ये प्रोस्थेटिक हैंड मेरा एक रोज की तरह का ही एक पार्ट हो गया लाइफ का मेरा। इस रोबोटिक हैंड की कीमत करीब 10 लाख रुपए है, लेकिन सोच कर देखिए तो इसकी अहमियत इससे कहीं ज्यादा है। असल में महेंद्र पितले साल 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेन में हुए सीरियल ब्लास्ट हादसे के पीड़ित हैं। उस ब्लास्ट में इन्होंने अपना बायां हाथ खो दिया था। शरीर का एक हिस्सा अलग हो जाए तो सब कुछ आसान नहीं रह जाता। महाराष्ट्र सरकार ने नौकरी देकर आर्थिक रूप से मजबूती तो दी, लेकिन शारीरिक रूप से अब भी एक कमी थी जो खल रही थी। मेरा टाइम था निकलने का 7:30, मैं 6 बजे निकला और मैंने जो ट्रेन पकड़ ली उसी में ही ब्लास्ट हो गया। मैं बाहर लटक रहा था एक हाथ पकड़ के, तो मेरा एक हाथ पूरा ज्यादा जख्मी होने के बाद कट करना पड़ा। और जोगेश्वरी स्टेशन आने के बाद जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद में पूरी जिंदगी चेंज हो गई। गवर्नमेंट ने वो टाइम पे डिक्लेयर किया था कि जो लोग का ज्यादा नुकसान हो जाएगा उनको गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं, तो वो हिसाब से मुझे जॉब मिला। गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद वो थोड़ा आने का चालू हुआ, क्योंकि मेरा प्रोफेशन स्कल्पचर, कार्विंग, पेंटिंग वगैरह का डिजाइनिंग था, उसके लिए दोनों हाथ चाहिए रहते। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी तपती गर्मी में काम करने वाले मजदूरों की। दिल्ली समेत कई शहरों में गर्मी हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही है। आज तो हरियाणा बॉर्डर से लगे दिल्ली के मुंगेशपुर में पारा 52 डिग्री के पार चला गया। ऐसे में जहां लोग घर से निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, वहीं मजदूर वर्ग आसमान से बरसती आग में काम करने को मजबूर होता है। इस बीच दिल्ली में मजदूरों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने प्रचंड गर्मी को देखते हुए मजदूरों के हित में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में मजदूर दोपहर 12 से 3 बजे तक काम नहीं करेंगे। दिल्ली के एलजी के आदेश के मुताबिक दोपहर में पीक हीट होने पर 3 घंटे मजदूरों को छुट्टी मिलेगी और इसके बदले उनकी सैलरी नहीं कटेगी, उन्हें पूरा मेहनताना दिया जाएगा। इसके अलावा निर्माण स्थलों पर मजदूरों के लिए पानी और नारियल पानी की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सभी कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरों को गर्मी से बचाने के लिए शेड और कूलर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने राजधानी के सभी बस स्टैंड पर पीने का पानी रखने की व्यवस्था करने को भी कहा है। आदेश के मुताबिक दिल्ली में ये व्यवस्था तब तक बनी रहेगी जब तक अधिकतम तापमान 40 डिग्री से कम नहीं हो जाता। जाहिर है, उत्तर भारत के कई शहरों की तरह देश की राजधानी दिल्ली में भी लोगों को इन दिनों भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को हरियाणा बॉर्डर के करीब दिल्ली के मुंगेशपुर इलाके में तापमान 52 डिग्री के पार 52.3 डिग्री तक पहुंच गया, जो कि शहर में दर्ज किया गया अब तक का अधिकतम तापमान है। दिल्ली में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक लू चलने की चेतावनी भी जारी की है। 12 से 3 आराम करने का वक्त दिया जाएगा क्योंकि गर्मी बहुत है। राहत भरा फैसला है या नहीं? सही है, फैसला होना चाहिए 3 घंटे का। अच्छा, अभी आप लोग दिन में इतनी धूप है, हम यहाँ 2 मिनट के लिए खड़े होते हैं तो पसीना आ जाता है। आप लोग इसी प्रचंड गर्मी में 50 डिग्री तापमान में काम कर रहे हैं, दिक्कत बहुत होती होगी। गर्मी होता है ना, बारिश नहीं होता है ना,
वहाँ जब जाते हैं ना सरिया जो है ना इतना गर्मी होता है कहने का बात नहीं है, फिर मजबूरी है सबका, करना पड़ रहा है सबको। अच्छा मुझे एक चीज और बताइए, क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा है इस गर्मी में, अभी अब जैसे ही मैंने चश्मा हटाया है अपना तो देख पाते हैं तो आंखें जो है चौंधी आने लगती है। चौंध आएगी नहीं मैम जब देखो ना खोल कर आँख को। बिल्कुल। तो मुझे एक और चीज बताइए, क्या पानी वगैरह की व्यवस्था होती है? हाँ, होती है अंदर, वो थोड़ा गर्म हो जाता है, दोपहर में रखा जाता है, हम लोग वही पीते हैं सब। क्यों भाई, गर्म पानी आता है वही आरओ का पीते हैं हम लोग भी। एलजी ने जो लेटर लिखा है उसमें ये भी कहा गया है कि जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट होंगे वहाँ पर हर शख्स जो काम करता है उनके लिए पानी की व्यवस्था होगी, साथ ही नारियल पानी भी होगा और घड़े में पानी, ठंडा पानी होना चाहिए। पूरा पीते बहुत गर्म पानी मिलता है, घड़े में पानी होता नहीं है। नारियल पानी आप बता रही है वो सब नहीं है, कुछ नहीं मिलता है। लंच हमारा ग्लूकोज का भी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, किसी को 10-20 आदमी को मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। अच्छा मुझे एक और चीज बताइए आप लोग, क्योंकि यहाँ बात सैलरी की भी हो रही है कि 3 घंटे आराम तो मिलेगा लेकिन सैलरी नहीं कटेगी, क्या सैलरी की भी कोई दिक्कत होती है यहाँ पर या सैलरी टाइम पे हो जाएगा? नहीं, वो सैलरी कटेगी नहीं, ठेकेदार काट लेगा फिर हमारी तरफ से। हम लोग को ठेकेदार काट लेगा, ठेकेदार पैसे काट लेगा जी, जितना घंटा काम करेंगे उतनी घंटा पैसा मिलेगा हमको। लेकिन एलजी ने इसी चीज को साफ कहा है कि आप लोग 3 घंटे आराम तो करिए 12 से 3 के बीच में, लेकिन पैसे नहीं कटेंगे। 1 घंटे का भी देता है, 1 घंटे भी नहीं देते, 1 घंटा देता है। 1 घंटे से अगर 5-10 मिनट लेट हो जाएगा तो वो बोलने लगता है छुट्टी कर लो, ऐसे कर लो, यानी पैसे काट लेते। हाँ तो बोले रूम पे चले जाओ, काम नहीं करना तो रूम पे चले जाओ, काम नहीं करना तो रूम पे चले जाओ, ऐसे बोलेगा। आराम किए ना, जो रेस्ट किए हैं, लंच किए हैं, वो मैं अपनी टाइम में, कंपनी के टाइम में नहीं। 1 बजे से 2 बजे तक जो है वो हमारा टाइम कटता है। 8 बजे से 1 बजे तक 5 घंटे और 2 बजे से 8 बजे तक 6 घंटे, 11 घंटे हमें मिलता है। ऐसा लगता है, महसूस होता है ना कि साइड पे शायद बेहोश होकर गिर जाएंगे, फिर भी हमारे पास काम करते हैं। सैमसंग का नया स्मार्टफोन लॉन्च, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने और समझने के लिए आइए चलें डिजिटल गली। खबर है कि दूरसंचार विभाग धोखाधड़ी और फर्जी कॉलिंग से लोगों को बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाएगा। इसके तहत वो वित्तीय संस्थाओं के लिए एक अलग नंबर की सीरीज अलॉट कर रहा है। इसमें नंबर 160 से शुरू होगा। इस नंबर सीरीज को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ग्राहकों को कॉल करने वाली इकाइयों के साथ साथ दूरसंचार ऑपरेटर और कॉल की जगह के बारे में जानकारी मिल जाएगी। एप्पल ने अपने बड़े इवेंट WWDC 2014 यानी वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस की तारीख की पुष्टि कर दी। ये इवेंट अगले महीने 10 जून से होगा। इसके लिए कंपनी ने तैयारी शुरू कर दी है। चर्चा है कि इस इवेंट में AI को लेकर कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। कयास है कि कंपनी इस बार iOS अपडेट के साथ AI फीचर का ऐलान कर सकता है। सैमसंग ने एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया। इसका नाम गैलेक्सी M35 5G है। हालांकि अभी ये स्मार्टफोन ब्राजील में पेश किया गया है। इसमें 8 GB रैम और 156 GB इंटरनल स्टोरेज है। इसकी ब्राजील में कीमत 2700 ब्राजीली रियाल है, यानी भारतीय रुपए के हिसाब से करीब 43,400 रुपए है। चीनी जवानों को भारत से मिली शुरू किया अभ्यास। जी हां, खेल जगत से जुड़ी कुछ ऐसी ही और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए चलें खेल चक्कर। T20 वर्ल्ड कप को लेकर टीम इंडिया ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। भारतीय खिलाड़ियों ने न्यूयॉर्क में अभ्यास किया। T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया 1 जून को बांग्लादेश के खिलाफ अपना वार्म अप मैच खेलेगी। सिंगापुर बैडमिंटन ओपन में पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय ने अपने अपने मुकाबलों में जीत के साथ शुरुआत की। प्रणॉय को 21-9, 18-21 और 21-9 से जीत मिली, जबकि सिंधु ने 21-12 और 22-20 से मैच जीता। सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन में जीत के साथ शुरुआत की। उन्होंने फ्रांस के खिलाड़ी पियरे ह्यूजेस हर्बर्ट को 6-4, 7-6 और 6-4 से मात दी। इसी के साथ जोकोविच दूसरे दौर में पहुंच गए। तो इसी के साथ न्यूज वक्त में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।